एक नौजवान लड़का या लड़की जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकला है, उन्होंने एक वेल सेटल्ड जॉब कुछ है हासिल कर ली है और एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अब उसको पता चल चुका है कि उसकी जो अर्निंग है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी ताकि जो है वो अपने फाइनेंशियल गोल या किसी भी कई तरीके का जो है अचीवमेंट को हासिल कर सके। बट एट अ लेट पीरियड ऑफ टाइम वो पैसे जो है इन्वेस्टमेंट में करता है, एफडीज करता है, आरडीज करता है और जो कि है सेविंग करता है, बैंक अकाउंट में करता है। बट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग उस तरीके से काम नहीं कर रही है, यहाँ पे पैसा उसका इस तरीके से नहीं बढ़ रहा जो उसको जो है मदद कर सके जल्द से जल्द फाइनेंशियली गोल अचीव करने के लिए। तो ऐसे ही हर एक बंदे के पास जो है एक क्विकली जो है माइंड में आता है जिसको नाम सुनता है शेयर मार्केट। कहीं ना कहीं से उसको पता चलता है यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर के थ्रू, फ्रेंडशिप के थ्रू, कोई सीनियर जो उनको बता देते हैं या समथिंग लाइक दैट, कोई ना कोई उनको जो है बताते हैं तो वो एक नाम सुनाई देता है शेयर मार्केट। आधे लोग तो पहले ही जो है शेयर मार्केट से डर के बाहर निकल जाते हैं क्योंकि शेयर मार्केट की काफ़ी अफवाहें हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, फलाने का घर डूब गया, धमकाने का ये हो गया, उसका बिजनेस डूब गया, ये हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, उसने ये कर लिया, घर बार बेच दिया, उसका ये बिक गया, वो बिक गया। तो कई अफवाहें जो कि रियलिटी भी है, हमें इसको ये नहीं कहेंगे कि अफवाहें, जो कि रियलिटी भी है। बट स्टिल आधे बंदे पहले ही डर के भाग जाते हैं और जो बाकी बंदे आते हैं जो शेयर मार्केट को सुनते हैं वो अपने ही नए सपने सुझाने लग जाते हैं कि मेरा ये होगा, मैं 1-1 रुपए के स्टॉक खरीद लूंगा, 1 लाख खरीद लूंगा, 1 साल के बाद 2 लाख हो जाएगा, फिर 10 लाख हो जाएगा, एक का स्टॉक 100 रुपया हो जाएगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। देखो शेयर मार्केट जितना ही सुनने में अच्छा लगता है, शेयर मार्केट उतना ही गहरा दलदल है जिसके अंदर आप एक बार घुस गए तो आपको जो है इस तरीके से निचोड़ेगा, इस तरीके से खींचेगा कि आप जो है कहते हैं कि हड्डी पसली एक हो जाना, ठीक है, हमारे डायलॉग है। तो ये चीज़ जो है आपको शेयर मार्केट आपकी ऐसी हालत कर देगा अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और सिंस 90% लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट तो एक बात की बात है, कई लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एक जस्ट टॉपिक है बट हम इसकी बात बाद में करेंगे। कई लोगों को जो शेयर मार्केट नॉलेज नहीं है वो किसी से सुन के शेयर खरीद लेते हैं, किसी की टिप्स ले लेते हैं। आजकल तो टेलीग्राम में बहुत फेमस हो गए हैं, कल ये कर लो, कल वो कर लो, बैंक निफ्टी कर लो, ऑप्शंस कर लो, फ्यूचर कर लो, इंटरडे कर लो, आज ये खरीद के छोड़ दो, 10 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिनको कल का भरोसा नहीं है 10 साल की गारंटी देने लग जाते हैं। स्टिल कई लोग जो है उनके झांसे में आ भी जाते हैं बट फिर भी कई लोग होते हैं जो बच जाते हैं और जो है उसको धीरे धीरे नॉलेज लेके मार्केट में आगे बढ़ते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। बट वहाँ पे एक फैक्टर आपको सुनने को मिलता है रिस्क मैनेजमेंट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर शेयर मार्केट के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो। अब रिस्क मैनेजमेंट भी कई लोगों को सुनने में आसान लगता है, बहुत यूट्यूब उन्होंने वीडियो देख ली होगी, कुछ देख ली होगी, अरे 1:2 समथिंग होता है, स्विंग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे खेलते हैं, इन्वेस्टमेंट में तो कुछ होता ही नहीं है, लगा के छोड़ दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें जो होती है वो जो है उनको ये नॉलेज प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, कहीं लोगों को तो पता भी नहीं होता। वो आँख बंद करके म्यूचुअल फंड में पैसे भी डाल रहे हैं। स्टिल म्यूचुअल फंड एक सेफ सिनेरियो है लेकिन कई लोग जो है अपने आप आँख बंद के शेयर खरीद रहे हैं, 1-1 रुपए के शेयर खरीद रहे हैं, 10 रुपए खरीद रहे हैं, कोई क्या खरीद रहे हैं, कोई क्या खरीद रहे हैं, किसी को ना फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल की नॉलेज नहीं है। और जो है रिस्क मैनेजमेंट का तो नाम उन्होंने दूर दूर तक सुना ही नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है और रिस्क को मैनेज क्या करना, रिस्क को कैसे मैनेज करना होता है। बट स्टिल रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर अगर आप शेयर मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं। बेशक आप इन्वेस्टमेंट करें, बेशक आप ट्रेडिंग करें, बेशक आप स्विंग करें, इंट्रा करें, कुछ भी करें, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपको जो है उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है और उसके बेस पर जो है कैसे ट्रेड करा जाता है। और ट्रेड तो चलो बात की बात है, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर घुस रहे हैं तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ नहीं है, उसके ऊपर पूरे का पूरा एक 50% या कुछ भी कह सकते हैं एक परसेंटेज वाइज उसका रिस्क है जो कि आपका पैसा डुबा सकता है, आपको जीरो कर सकता है। कई लोगों की जो होती है आपने सुना होगा, फलाने का घर डूब गया, धिंगाने की पूरी मेहनत की कमाई डूब गई, ये हो गया, वो हो गया। जो ये चीज़ होती है जो बड़े लोग कहते हैं बिल्कुल सच बात है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। कई लोगों के घर डूबते हैं, कई लोगों की जो है लाखों मतलब सालों की इनकम खराब हो जाती है जिनको जो है प्रॉपर तरीके से जो ट्रेड करना नहीं जानते, जो जस्ट आग बंद करके टिप लेके या किसी भी तरीके से विदाउट प्रॉपर नॉलेज फंडामेंटल टेक्निकल और एनीथिंग, ठीक है, वो जो है ट्रेड करने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए, बेसिकली मार्केट को बाद की बात है, ट्रेड बाद में करना, बट आपको पहले पता होना चाहिए रिस्क होता क्या है, रिस्क कितने प्रकार के होते हैं और रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और रिस्क को अगर मैनेज नहीं करना जानता तो वो बंदा शेयर मार्केट से दूर है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, दिस साइड मोहित वशिष्ठ, ऑथर ऑफ लर्न फॉर अर्न। स्टार्ट करते हैं आज की अनदर वीडियो जिससे हम बेसिकली समझने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, क्या क्या फैक्टर मार्केट को इफेक्ट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में कितने टाइप के होते हैं, किसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपनी जो है
इन्वेस्टमेंट्स को, ट्रेडिंग को हेज करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, जिस तरीके से जो हमारा रिस्क जो होता है मिनिमम होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रिस्क फ्री, कभी भी किसी भी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या किसी भी चीज़ में आपका रिस्क फ्री नहीं होता। जहां आपका पैसा लग रहा है वहां पे हमेशा जो है रिस्क रहता ही है, बट हम किस प्रकार से उसको कम कर सकते हैं, इस चीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे, और कैसे जो है हम आगे शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम जो है सीखते हैं। तो क्विकली चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो है मैं अपना वर्ड खोल लेता हूँ, जिसके अंदर मैं बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो हम जो है फटाफट जो है इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो हम पहले अपना टॉपिक लिख लेते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इस चीज़ को आप पहले हमेशा अपने दिमाग में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जो है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऑलवेज कैलकुलेटेड रिस्क, हमेशा जो हम रिस्क लेते हैं वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। शेयर मार्केट में आंख बंद करके जो है कभी भी रिस्क नहीं लिया जाता। अगर आपको मान लीजिए अगर आपने 10 साल की इनकम जोड़ी है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने 10 साल में 10 लाख रुपये जोड़ दिए, 20 लाख जोड़ दिए, आप उसको आंख बंद करके किसी कंपनी में लगा रहे हैं। मैं मानता हूँ रिलायंस लगा रहे हैं, अडानी में लगा रहे हैं, किसी में भी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा अडानी में भी फॉल आया है, पीएनबी में बीच में घोटाले हुए थे, कई लोग स्कैम कर जाते हैं। ठीक है, आपने जैसे सुना होगा स्कैम होते हैं, बबल फटता है, क्रैश होती है मार्केट, ये चीज़ें होती है। वहाँ पे कई लोगों का पैसा डूबता है, वहाँ पे फियर आता है, फियर ग्रीड दो चीज़ काम आती है। फियर, लोग भागते हैं, लोग भागते क्यों, अपना नुकसान लेके भागते हैं, वो भागते हैं उनको वजह से दूसरों को भी भागना पड़ता है, दूसरों की भी वैल्यू डाउन होती है। तो ये चीज़ होती है, काफ़ी चीज़ें फैक्टर करनी पड़ती है, और हम चीज़ देखते हैं कि हमें जो है रिस्क को किस तरीके से प्रॉपर फॉलो करना है। और रिस्क जो है डरना जो है किसी चीज़ से नहीं है। पैसा देखो हर चीज़ की मैं एक बात जो सिंपल वे में कहता हूँ, सिक्का उछलता है तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। वैसे मार्केट में पैसा लगेगा तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इससे डरने वाली बात नहीं है। अगर इतना ही डरना है तो या तो आप मार्केट में खेलो ही मत। देखो अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है, किसी की मान लो ठीक है फाइनल चल रहा है, तो दो बंदे खेल रहे हैं, दो टीम खेल रही है, तो उसमें एक बंदा जीतेगा एक बंदा हारेगा, ये तय है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट है। मार्केट में अगर पैसा खेल रहे हैं ना लोग, मार्केट में खेलोगे या तो प्रॉफिट होना या तो लॉस होना, ये तय है। इससे आप जो है नहीं डर सकते, इससे आप नहीं भाग सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा प्रॉफिट ही हो या मेरा लॉस ही हो। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट में लोग होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, नॉलेज होती है कहाँ शॉट लगाना है, कैसे खेलना है, उसी तरीके से मार्केट के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए। कब एंट्री बनानी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, कैसे करना है। हार गए तो चुपचाप बैठना है, नेक्स्ट की तैयारी करनी है, या जो क्या करना है, सब कुछ जो डिस्कस करना पड़ेगा। उस सब कुछ जो हम डिस्कस करके सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहली फैक्टर जो हमें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर होता है वो ये होता है कि हमारा जो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सबसे मोर इम्पोर्टेंट चीज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क है क्या, रिस्क किस चीज़ का रिस्क है हमारे पर। अगर हमारा पैसा लग रहा है तो उस पर क्या रिस्क है, और उस रिस्क में हम कैसे इन्वॉल्वमेंट हैं। हम तो बेमतलब रिस्क में इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। अगर हम तो जैसे कोई एक मान लो बंदा है, ठीक है, वो मेहनत करके 20-25 हज़ार रुपये लगा रहा है, और वो इस उम्मीद से लगा रहा है कि किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है कि मेरा जो है पैसा जो है बढ़ जाएगा। और ऐसा होता है कि मार्केट में मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो कि कोई ऐसे स्टॉक जो है क्रैश कर गया, और फॉर एग्जांपल यस बैंक का ही ले लो, ठीक है, दूर दूर का जाना, पेटीएम ले लो यार, दूर दूर तो क्या, यस बैंक पेटीएम के दो बहुत ही एग्जांपल है। मान लो किसी ने बंदे ने अपनी जो है लाइफ टाइम की इनकम जो है जोड़ी, 10-15 साल की इनकम जोड़ी, अब उसने जो है आंख बंद करके पेटीएम में लगा दिया। जब उसने पेटीएम का आईपीओ आया वो बहुत खुश था, पेटीएम तो हर कोई यूज़ करता है, ये होता है वो होता है, बट उसको पता चला कि पेटीएम जो है क्रैश हो गया, और मार्केट का जो उसका सारा पैसा है 20-30 लाख जो है वो उसी 5-6 लाख रह गया, या 30 का 15 लाख हो गया। तो वो बंदा कितना दुखी होगा, क्या होगा। और हो सकता है मार्केट जो है 15 लाख पे ही कंसोलिडेट करे। ऐसा हो ही ना कि मार्केट जो है वापस से बम्प ले। ठीक है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि कोई स्टॉक अगर टूट गया है, मैं फिर से एक लाइन कहूँगा, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, कभी भी गिरती छुरी को नहीं पकड़ना चाहिए। और अगर कोई मार्केट जो है गिर चुकी है तो उसकी उतनी ही उम्मीद है। कोई अगर मार्केट अपने टॉप से जो है बॉटम पे आ चुकी है तो उसमें यहाँ से उम्मीद है कि वो यहाँ से और बॉटम पे आ जाए। उसको ये उम्मीद नहीं रखो कि वो आधी, अगर 50% गिर चुकी है तो वो अगले साल 100% रिकवर कर जाएगा, 10 साल में 100% रिकवर कर जाएगा। अगर वो 50% गिर चुके हैं तो उम्मीद रखो कि 50% और गिरने वाली है। ये मत उम्मीद रखो कि वापस से जो है रिकवरी कर लेगी। रिकवरी कर जाएगी तो एक अलग से वो है, ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी है, बस स्टिल हमें जो है अपने रिस्क को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। हमें ये जो है अननेसेसरी उम्मीदें लगा के नहीं बैठनी कि आज मार्केट 50% गिर चुकी है, अगले साल 50% उठ जाएगी। इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो रिस्क मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कितने टाइप के रिस्क होते हैं आपके पैसों के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिस्क, आपका कितना जो है कितने टाइप के रिस्क है शेयर मार्केट के अंदर और आपके जो है पैसों के ऊपर। पैसा बेशक वो जस्ट सेकंड,
पैसा बेशक इन्वेस्टमेंट में लग रहा हो, ट्रेडिंग में लग रहा हो, ये एक हर चीज़ के लिए है। ये मत समझना सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ या ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ, स्विंग के लिए बोल रहा हूँ, ऑप्शंस के लिए। इट्स फॉर अप टू एवरीवन। हर एक बंदे को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो शेयर मार्केट में कूद रहा है या जो शेयर मार्केट में अपना फ्यूचर्स देख रहा है, करियर देख रहा है, या उसको लग रहा है कि उसको जो है इमेजिनेशन, सो कोल्ड इन्फ्लुएंसर ने उसको इमेजिनेशन डाल दिया, उसके दिमाग में डाल दिया कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, एसआईपी कर दो, 20 साल बाद इतना हो जाएगा, 30 साल बाद करोड़, धमकाना ढिंकाना जो भी हो जाएगा। उस हर बंदे को पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, और दूसरा बंदा जो शेयर मार्केट में लगा रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में उसका पैसा किस तरीके से डूब भी सकता है और वो किस तरीके से उसको मैनेज कर सकता है। तो रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क क्या होता है? पहला जो टाइप ऑफ रिस्क है वो है मार्केट रिस्क। पहला जो रिस्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होता है, वो है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क अभी समझते हैं। मार्केट रिस्क बेसिकली होता क्या है? मार्केट रिस्क होता है कि स्टॉक प्राइसेस में उतार और चढ़ाव आना, स्टॉक प्राइस में उतार चढ़ाव आना, मार्केट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। इट्स अप टू डिपेंड ऑन टेक्निकल एनालिसिस और जो है फंडामेंटल। इन चीज़ों की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जो है मार्केट के अंदर सबसे जो है बेस्ट, मतलब सबसे जो है वास्ट पर्सन हो आप, जो है बेस्ट नहीं कह रहे, सबसे वास्ट पर्सन जो हो आप हो, आपका जो रिस्क है सबसे ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अदर। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, प्राइस की नॉलेज नहीं है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप जो है सबसे ज़्यादा रिस्क पे बैठे हैं। 100% रिस्क पे आप तब बैठे हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट के अंदर क्या सीन चल रहा है, मार्केट में स्टॉक्स कब ऊपर जा रहे हैं, कम नीचे जा रहे हैं, बस हवा में बैठे हैं। आपको लग रहा है यार 2 रुपये पर चढ़ गया, 4 रुपये पर चढ़ गया। तो सबसे पहला रिस्क मार्केट रिस्क में यह है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा वो स्टॉक में उतार चढ़ाव। आपने देखा होगा कभी मार्केट क्रैश कर जाती है, कभी मार्केट में बबल क्रैश हो जाता है, कभी मार्केट में बुल रैली आ जाती है, कभी बियर रैली आ जाती है, कभी जैसे आपने इलेक्शन से पहले देखा होगा, इलेक्शन से पहले मार्केट में एक दिन पहले एकदम बुल रैली आ गई, नेक्स्ट डे मार्केट पूरा 3-4 हज़ार पॉइंट फॉल कर गया। कितने लोगों का नुकसान हुआ? जो है मीडिया ने बोला, इन्होंने बोला इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, सिर्फ उन कितने लोगों का जो है इतना जो है हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। ऑलमोस्ट फिगर थी 15 लाख करोड़ समथिंग, जो कि मैंने देखा था ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देख के आया हूँ या मुझे पता है, मैं जो सुनी मैं बता रहा हूँ। इतने लाखों करोड़ों का जो है नुकसान हुआ जस्ट फॉर वन डे, एक दिन में इतने लाखों लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। तो ये चीज़ आप देखिए, मार्केट रिस्क को जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिस्क में पैसा कभी उतार चढ़ाव किस तरीके से आता है, कैसे मार्केट के अंदर पैसा ऊपर जा रहा है, कैसे मार्केट ऊपर जा रही है, कैसे मार्केट नीचे जा रही है, प्राइस में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, रास्ते के लिए आ रहा है, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ जो है सबसे पहला है मार्केट रिस्क, आपको पता होना चाहिए। और मार्केट रिस्क होता क्यों है, उसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है मार्केट में स्टॉक से उतार और चढ़ाव का? सबसे पहला रीज़न है वो ये है इकोनॉमिक क्रैश। इकोनॉमिक क्रैश ले लो या इकोनॉमिक ग्रोथ ले लो, इकोनॉमिक इश्यूज जो हो जाते हैं लोगों के बीच में, इकोनॉमिक इशू की वजह से जो है मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। इन्फ्लेशन हो जाती है, इन्फ्लेशन की वजह से आता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, इस वजह से जो है मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती है। मार्केट रिस्क इस पर डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक इश्यूज पर, इन्फ्लेशन पर, इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे भी आपने देखा होगा कि जैसे ऑप्शंस के ऊपर एकदम से इंटरेस्ट लगा दिया, टैक्स लगा दिया, 12 का 15 कर दिया, 15 का 20% कर दिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, इन चीज़ों को जो है इफेक्ट पड़ता है, उस वजह से जो है मार्केट क्रैश करती है। और रीज़न ये है कि पॉलिटिकल इश्यूज कोई आ जाए, पॉलिटिकल इश्यूज जो हो जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज हो गया, इलेक्शन रैली हो गई, ये चीज़ जो है मैंने अभी बोला था कि इलेक्शन के टाइम पे मार्केट में क्या हुआ, एकदम जो है मार्केट बढ़ी और अगले दिन जो है मार्केट के अंदर ड्रास्टिकली फॉल आ गया। तो इकोनॉमिक इश्यूज हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए, कुछ जो है बजट आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए। पॉलिटिकल इश्यूज में हो सकता है कि कोई पार्टी गिर गई, कोई पार्टी वापस आ गई। जैसे अगर मान लीजिए इस बार अगर बीजेपी आ जाती तो मार्केट की रैली उस साइड पे अपर साइड पे जाती, बस मिली जुड़ी हमारी सरकार आ रही है तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे फॉल हुआ। तो ये भी जो होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, सबसे बड़ी चीज होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये जो इलेक्शन के टाइम पे हुआ था, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का बहुत ही बड़ा जो है एग्जांपल है। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, ग्लोबल इवेंट्स हो जाते हैं। ग्लोबल इवेंट्स में क्या हो गया, ग्लोबल इवेंट्स हो गया जैसे कि वॉर छिड़ गए, कि लड़ाइयाँ हो गई, एक कंट्री की दूसरी कंट्री से लड़ाई हो गई। बेशक इंडिया में नहीं हुई, बाहर भी होती है तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया पे पड़ता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें मिला था, यूक्रेन में हो गया था, यूक्रेन की जो फाइट हुई थी उसमें हुआ था। बीच में जो है 2020 में लॉकडाउन आ गया था, वायरस आ गया था, इस वजह से मार्केट पूरी ऑलमोस्ट 50-60% तक मार्केट ने करेक्शन किया था। ये चीज़ें जो है मार्केट रिस्क के अंदर इंक्लूड होती है। मार्केट रिस्क जो होता है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये जो है चीज़ें कंक्लूड करता है, जो फिर से रिपीट कर दूं, ठीक है, इकोनॉमिक इशू, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, टैक्सेस हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, ग्लोबल इवेंट्स हो गए, वॉर्स हो गए, ठीक है, इलेक्शंस हो गए,
ये चीज़ें जो होती है, कोई बजट हो गया या जो भी चीज़ होती है, ये सारे की सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट करते हैं मार्केट के अंदर। ये सारी अगर इनके अंदर खुशी होगी, यानी कि अगर इनकी जो है पॉजिटिव न्यूज़ होगी, पॉजिटिव साइड पे होंगे, तो मार्केट के अंदर बुल रैली आता है, यहाँ पे आपका बहुत अच्छा पैसा बनता है। बट कोई भी अगर इनके अंदर खराबी आ जाती है, कोई भी इवेंट्स में नेगेटिव साइड पे आता है, तो मार्केट देखो बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से क्रैश करती है, और उस क्रैश का इम्पैक्ट पूरा का पूरा जो है नॉर्मल रिटेलर्स को पड़ता है। और जो है जो बंदे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड होता है, वो डेफिनेटली जो है इसको हेज करके बैठते हैं। वो बात की बात करते हैं हेजिंग क्या होता है, बस स्टिल जो होता है रिटेलर्स को होता है, इन पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला इशू जो होता है वो होता है मार्केट रिस्क, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो कि मेरे मुंह से निकल गया वो है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? ये क्रेडिट रिस्क एक चीज़ होती है जो डिफाइन करती है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सही ना होना, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सही ना होना, ठीक है। कोई कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, कोई कंपनी डिफॉल्ट कर गई, ठीक है, तो उसके वजह से भी जो है क्रेडिट रिस्क होता है। इस पर भी जो है कंपनी मार्केट के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। किसी कंपनी का कैश फ्लो सही नहीं है, कैश फ्लो मार्केट के अंदर जो है पैसा जो है अप डाउन जो है नहीं हो रहा है, या जो है कैश फ्लो जिसको हम कहते हैं वो जो है अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, तो उससे भी जो है क्रेडिट का जो है इश्यूज आ जाता है, क्रेडिट रिस्क में आ जाता है। और दूसरा जो है मार्केट के अंदर कंपनी की डेप्थ। कंपनी डेप्थ, जब मार्केट कंपनी में डेप्थ लेती है, ज़्यादा कर्जे में डूब जाती है, उस वजह से जो है मार्केट में जो है उसका क्रैश होना निश्चय हो जाता है। और जब वो कोई भी स्टॉक क्रैश करता है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट रिटेलर्स के पास जाता है। फॉर एग्जांपल फिर से कहूँगा, पेटीएम और येस बैंक ले लो, वोडाफोन ले लो, इतने एग्जांपल हैं आपको जो है मार्केट के अंदर क्रैश होते हैं। कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ सही ना होना, कंपनी के अंदर देखो, अब तुम तो बाहर बैठे हो, तुमको तो नहीं पता मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिलायंस में पैसे लगा दूँ, एमआरएफ में पैसे लगा दूँ, सच कोड पेटीएम में पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता पेटीएम के अंदर क्या सीन चल रहा है, क्या लफड़े चल रहे हैं। मेरे दिमाग में तो ये है कि हर एक बंदा पेटीएम यूज़ करता है, हर एक बंदा ये करता है, तो पैसा जो है इसके अंदर कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। बट बाद में पता चला इनके अंदर तो एक अलग ही फोल्ड चल रहा है मार्केट, पेटीएम के अंदर तो अननेसेसरी की आइडियाज़ बन रही है, अननेसेसरी जस्ट एक ब्रोकरेज फीस के लिए कुछ भी काम हो रहा है। तो इस वजह से पूरी की पूरी कंपनी जो है क्रैश करी है, उसका जो इम्पैक्ट जो है धीरे सीधा रिटेलर्स के पास पड़ा। ऑल तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी जो है इसका जो है फेस झेलना पड़ा कि मार्केट के अंदर जो है इतना जो है क्रैश करा। पेटीएम ने अपना जो ऑलमोस्ट 2200 के आसपास सीधा मार्केट, ठीक है, आपको 400-500 तक घसीट के लिए आई थी, और इतना जो है मार्केट ने आपको परेशान किया पेटीएम ने। सिंस येस बैंक टूटा, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, ठीक है। कोई कंपनी पैसा लेके भाग जाती है, जस्ट फॉर एग्जांपल विजय माल्या का जो केस हुआ था किंगफिशर का, उसमें था कि पैसे लेके भाग गए, तो वहाँ पे भी जो है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था बाकी कंपनीज को जिनसे उन्होंने पैसे लिया था। वो एग्जांपल आ गया डिफॉल्ट में। मार्केट का कोई पर्सनली डिफॉल्ट कर गया, किसी जो है इंडिया को या बैंक, इंडिया के बैंक्स कोई पर्सनली कंपनी जिसमें आपने पैसा लगा रखा है, वो आपको तो नहीं पता वो बंदा क्या कर रहा है, उसका मालिक क्या कर रहा है, वो कर गया किसी को डिफॉल्ट, वो बैंक को डिफॉल्ट करके भाग गया, कुछ भी कर गया, उसका पूरा इम्पैक्ट जो है शेयर मार्केट पे आएगा। आपका पैसा इन्वेस्टमेंट था वो सीधी रैली डाउन साइड पे आएगी, और आपका सारा पैसा लॉस में दिखाएगा। कैश फ्लो ही नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, कोई प्रॉफिटेबल हो ही नहीं रहा, लॉस हो नहीं रहा, जो है पैसा वहीं का वहीं घूमता जा रहा है। कंपनी जो है सीधा डेप्ट ली जा रही है, यानी कंपनी कर्जे में डूबती जा रही है। कंपनी का जो है जो डेप्ट का फ्लो है, वो कंपनी पहले से ज़्यादा कर्जे ले जाओ, ज़्यादा डूब रही है। तो जो कंपनी टाइम के साथ ज़्यादा कर्जे में डूब रही है, उसका बढ़ना थोड़ा जरूरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर ले लो, आपके ऊपर आज 1 लाख का कर्जा है, कल 2 लाख का, फिर परसों, मतलब फॉर एग्जांपल एक साल, आज 1 साल का, कल 2 साल का, फिर 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, वहाँ पे आप डूबते जा रहे हो। तो धीरे धीरे इसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे कोई बंदा अगर पैसे लगा रहा है तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। तो कंपनी का डेप्ट आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी डेप्ट में है या नहीं है, उसका डेप्ट फ्लो कैसा है, टाइम टू टाइम वो क्या प्रॉफिटेबल हो भी रही है, या मार्केट जो है बस लोन उधार ले लेके कर्जे में ही जा रही है। तो क्रेडिट रिस्क एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आता है सेकंड नंबर पे, जो बंदा जो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से ट्रेडिंग अगर आप करते हो, इंट्राडे के लिए खेलते हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विंग कर रहे हो तो आपको बेशक फर्क पड़ता है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपने मान लीजिए बाय कर रखा है और किसी भी तरीके का जो है मार्केट डिफॉल्ट कर जाता है, कोई कंपनी का ऑनर डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट मार्केट पे, उसके पर्टिकुलर स्टॉक पे आएगा, और जो है उसको जो है मार्केट गिराने की पूरी मदद उसको करेगा। तो क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन शेयर मार्केट। जो तीसरा रिस्क है जो बंदे को पता होना चाहिए, वो है लिक्विडिटी रिस्क। तीसरा जो रिस्क है वो है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी ही नहीं है मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी ही नहीं है, ठीक है। कोई बंदा जो है ले रहा है, उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है। कोई जो मार्केट में आप किसी स्टॉक में काम कर रहे हो, उसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है। कोई लोग है ही नहीं, पार्टिसिपेंट ही नहीं है। बस कोई एक इक्के दुक्के बंदे जो है
खेल रहे हैं, पार्ट लेने कोई है ही नहीं, ग्रोथ कोई ग्रो ही नहीं कर रहा, ठीक है। स्टॉक जहाँ खड़ा है कई सालों से वहीं खड़ा है, 10 पैसे का स्टॉक 20 पैसे हुआ, 30 पैसे हुआ, 20 साल में 10 साल में कई शेयर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे 10-10 20-20 साल से किसी पैसों में बढ़ रहे हैं। 10 पैसे का स्टॉक था तो 20 पैसे का हुआ, 30 पैसे का हुआ, इस तरीके से होगा। बेचने के लिए कोई है नहीं, खरीदने के लिए कोई है नहीं, उस चीज़ में अगर आप घुसते हो, उस स्टॉक्स को अगर आप पकड़ते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूंगा निफ्टी 50 के स्टॉक्स पकड़ा करो, निफ्टी 50 के, ठीक है। निफ्टी 50 जो है सही है, इसके अंदर जो होती है काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें एक अच्छी खासी जो है लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है। तो ट्राई किया करो, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो निफ्टी 50 के लिया करो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो निफ्टी 50 के आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में लिया करो, या इंडेक्स बैंक निफ्टी बहुत ही ओके है, नेसेसिटी है। आपको जो है कुछ ज़्यादा हर चीज़ों में घुसने की नहीं। आप तो फिन निफ्टी आ चुकी है, मिड सीपी आ चुका है, सेंसेक्स आ चुका है, डेली एक्सपायरी चल रही है, लोग डेली खेल रहे हैं। ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता तो उन चीज़ों को जो है अवॉइड करो। आपको जो है लिक्विडिटी आपके स्टॉक में होनी चाहिए। हो सकता है आपने जो है आज जो है अपना एक 10-20 लाख में जो है, फॉर एग्जाम्पल एक चलते हैं, मैंने जो है आपने 30 लाख ठोक दिया किसी शेयर के अंदर, ठीक है। तो 30 लाख आपने शेयर ठोक दिए और उम्मीद करूंगा आपको 6 महीने बाद 7 महीने बाद किसी भी तरीके की पर्सनल जरूरत आ जाती है। हो सकता है मेडिकल एक्सपेंस के लिए जरूरत आ जाए, हो सकता है किसी खर्चे के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट खर्चा है, और आप वहाँ पे सेल करके बैठे हो, वहाँ पे मार्केट को आप जो है सेल कर रहे हैं, आपने अपने स्टॉक्स को सेल किया और मार्केट जो है अपने जो है सिर्फ ऑर्डर में लगा हुआ है, कम आपको जो है मार्केट में बिक ही नहीं रहे, शेयर बिक ही नहीं रहे क्योंकि खरीदने वाला कोई है नहीं। तो मार्केट को जो है ऑर्डर प्लेसमेंट होता है वहाँ पे जाके आपका होल्ड हो गया कि जब कोई खरीदेगा तब आपको हम दे देंगे बेच के पैसा। तो वहाँ पे जो है मार्केट होल्ड हो जाते हैं, कहीं कहीं टाइम लग जाता है, कभी कभी तो महीने लग जाते हैं आपके ऑर्डर को जो है एग्जीक्यूट होने के लिए। मार्केट जो है पेंडिंग में ही चलता रहता है, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, शेयर्स जो है बिकते ही नहीं है। तो लिक्विडिटी रिस्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप यहाँ पे खेलते हो तो रिस्क लिक्विडिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है नहीं है। तो पहला क्या पढ़ा हमने, पहला पढ़ा हमने मार्केट रिस्क, कि मार्केट रिस्क है या नहीं है और कितना है। दूसरा हो गया वो हो गया कि हमारा क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क किस हिसाब से है कि कोई बंदा डिफॉल्ट ना कर जाए, उसका बैकग्राउंड कैसे है, कितने टाइम से जनरेशन टू जनरेशन उसका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, मतलब उसके अंदर कोई डिफॉल्टर्स तो नहीं आ रहे, कोई नेगेटिविटी तो नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, उनके एम्प्लॉई कैसे काम कर रहे हैं। सिंस आप इन चीज़ों पे जो है पर्सनली काम नहीं कर सकते, बट स्टिल आप जो है इनकी जो है अकाउंट स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। इवन तो टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस से भी आप जो है देख सकते हो, आपको चार्ट बता देता है मार्केट में किस टाइप से जो है चल रहा है। थर्ड जो है वो है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होनी चाहिए हर एक स्टॉक में। मैं प्रेफर करता हूँ निफ्टी 50 के अंदर आप जो है जा सकते हैं। आपके जिस स्टॉक में आप बैठे हो उसके अंदर लिक्विडिटी ही नहीं है तो ये 3 प्रकार के रिस्क जो है आपके अंदर आ सकते हैं। इन टाइम आने पे आप शेयर्स बेच नहीं पा रहे, एक तरीके लिक्विडिटी ना होना, एक तरह से मान लो कि जैसे रियल इस्टेट में हो गया, आपने आज घर खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, आने वाले टाइम में जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बट वो आपने रहने के लिए नहीं लिया, आपने लिया कि जब जरूरत आएगा तो उसको बेच दूंगा। तो जब आप बेच रहे हो आपको इंपॉर्टेंस आ गई, तो ये तो नहीं है जब आप बेचोगे तो एकदम बंदे खड़े हैं कि हाँ भाई हम तो तैयार खड़े हैं लेने के लिए। आपको काफ़ी टाइम लगेगा, डिपेंड करेगा कोई बंदा आपसे क्या डील कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वही चीज़ होती है लिक्विडिटी में होती है। आपने कोई ऐसा स्टॉक ले लिया, कोई बंदा है ही नहीं वहाँ पे खरीदने वाला, तो क्या करोगे, खड़े ही रहोगे, होल्ड करोगे, वहाँ पे इमरजेंसी में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सिंस आपको लिक्विडिटी स्टॉक्स ही देखने चाहिए, बेशक आप ट्रेडिंग करो, बेशक आप इन्वेस्टमेंट करो या कुछ भी करो। तो दूसरी चीज़ आ जाती है इनके अंदर, वो हो जाती है रिस्क कैलकुलेशन। हमने पहले पढ़ लिया कि रिस्क आइडेंटिफाई, हमने कर लिया कि रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम कि कौन कौन से रिस्क हमारे को देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा मार्केट रिस्क, कि मार्केट में क्या रिस्क है, मार्केट के अंदर जो है कि किस तरीके से उतार चढ़ाव आता है, कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गई, इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, ग्लोबल इवेंट्स हो गए, कोई डिजास्टर हो गया, कोई वार आ गया, वॉर हो गए, सॉरी कोई ये चीज़ हो गई, ठीक है, कोई बबल क्रैश कर गया, कोई कुछ भी कर गया, इनसाइडर किसी ने जो है वो कर दिया, ठीक है, इनसाइडर किसी ने जो है शॉर्ट कर दिया, उस वजह से दिक्कत आ गई। दूसरा जो हो गया वो हो गया क्रेडिट, जो हो गया क्रेडिट रिस्क, कि मार्केट के अंदर किसी बंदे ने डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया, कोई बंदा कर्जे में ही तो नहीं डूबी जा रही, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ तो खराबी है या सही है, ये चीज़ें होना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है भी या नहीं है, ठीक है। पता चले आप स्टॉक लेके बैठे हो, बेच आपने खरीद तो लिए है, अब बेचने वाला कोई बैठा ही नहीं है और आप जो है अटक गए वहाँ पे। अब आता है जो हमारा फैक्टर इंपॉर्टेंट, वो हो जाता है रिस्क कैलकुलेशन। रिस्क कैलकुलेशन, देखो रिस्क तो होएगा ही, ठीक है, जब आप किसी चीज़ में भी रहोगे तो रिस्क तो रहेगा ही। आपने किसी रियल इस्टेट में पैसा लगाया, वहाँ पे भी रिस्क है, हो सकता है प्रॉपर्टी के दाम बढ़ नहीं रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपने जो है कोई गाड़ी खरीद ली किसी एज एन इन्वेस्टमेंट, आजकल लोग लग्जरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि सुनो का रोलेक्स में इन्वेस्ट कर दिया, ये टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया। गोल्ड और सिल्वर तो चलिए एक यूनिक ही है, उनमें कभी वो नहीं होता, बस स्टिल आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में लग्जरी में इन्वेस्ट कर दिया और हो सकता है वो भी क्रैश कर जाए या कुछ हो जाए। क्रिप्टो में आजकल लोग जो है काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि क्रिप्टो क्रैश नहीं कर सकता, क्रिप्टो भी पूरी प्रॉपर तरीके से क्रैश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमने वो कर लिया। अब रिस्क तो हर चीज़ में है,
अब हमने पैसा भी डाल दिया, अब हमको पता चल गया कि हम भाई स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे हैं और अब हमें पता है 3 प्रकार के रिस्क हमको देखने को मिल सकते हैं। अब उसकी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, पहले तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा क्या क्या कितने परसेंटेज में है जो है ये है। ऐसा तो नहीं है कि जो है ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है या मेरी हिम्मत से या जो है मेरी मेंटल एबिलिटी से ये चीज़ें याद है और मैं उसको बाद में झेल ही ना पाऊँ। तो कैलकुलेशन में मैं फॉर एग्जांपल में लेके चलेंगे, अब मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ ठीक है, मेरे को पैसा तो स्टॉक मार्केट में ही डालना है और अब मुझे पता भी चल चुका है कि कितने टाइप के रिस्क है। अब मैं इनको डिफाइन करता हूँ कि रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव जो होता है वो बिल्कुल ही डेफिनेटली जो है 70% को मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कभी भी जो है इवेंट्स हो जाते हैं, कभी भी जो है लड़ाइयाँ छिड़ सकती है, मेरे हाथ में नहीं है। वोट तो कभी भी हो सकता है ठीक है, कभी भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं, कभी भी बजट, चलो इवेंट्स पॉलिटिकल इवेंट्स पर्टिकुलर टाइम पे कि हर साल पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे ठीक है। कभी भी जो है साल में 2 बार बजट आ जाता है, कभी बजट आ जाता है, कभी भी सरकार जो है अपने जो है रूल्स बदल देती है, इन्फ्लेशन बढ़ा देती है, टैक्स बढ़ा देती है ठीक है, कभी भी जो है डिजास्टर आ सकता है। मुझे नहीं पता कल जैसे जस्ट मैंने कहा था कि लॉकडाउन हो गया था 2020 में, तो ऐसे ही कभी भी कोई भी डिजास्टर आ सकता है। तो ये मेरे हाथ में नहीं है और मैं मान के चल रहा हूँ कि 70% इसके अंदर रिस्क है अगर मेरा पैसा लगा है तो। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि क्रेडिट इशू है, क्रेडिट रिस्क में है, क्रेडिट रिस्क में मान के चल रहा हूँ ये 50% को मैं इसको लेके चलता हूँ कि हाँ मेरे को क्रेडिट रिस्क 50% है। अब हर एक बंदा तो डिफॉल्टर नहीं बैठा ना, हर एक बंदा तो पैसा खाने के लिए नहीं बैठा। मैं मानता हूँ कि अगर मैं 10 कंपनियों में पैसा लगा रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 बंदे जो है बेकार है सॉरी 5 कंपनियों की जो है फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं है, 5 कंपनी जो है डिफॉल्ट कर सकती है, 5 कंपनी के अंदर जो है डेट कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, कैश फ्लो का कुछ पता नहीं है, बट 5 ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट कर रही है, कर्जे खत्म कर रही है, प्रॉफिटेबल हो रही है, कर्जा ले ही नहीं रही, उनमें पूरा विश्वास है कि वो डिफॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो है बहुत ही मल्टी मिलियनर या बिलियनर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने सेम रिलायंस में ले लेते हैं, सेम एग्जांपल अंबानी एंड उसमें ले लेते हैं ठीक है, एक जो है मुकेश अंबानी जी हैं और दूसरे हैं जो है उनके ब्रदर हैं ठीक है। तो उनका जो है एकदम बीच उन्होंने कर दिया था कि मैं जो है बैंकरप्ट हो गया हूँ ठीक है। तो उस वजह से जो है आपने देखा होगा कि उनकी जो है काफ़ी जो है जो रिलायंस पावर्स थी, रिलायंस टेक्नोलॉजीज थे, उनके शेयर्स किस तरीके से टूटे, बट स्टिल अब जो है धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रहे हैं बिकॉज ड्यू टू रिलायंस कनेक्शन वो जो है ये चीज़ें एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, बट स्टिल वहाँ पे जो है वो डिफॉल्ट कर गए थे। विजय माल्या जो कि किंगफिशर के हैं वो डिफॉल्ट कर गए थे। यस बैंक के कोई जो है अंदर जो है उनके फाइनेंशियल इश्यूज हो गए थे, पेटीएम के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज हो गए थे, अंदर जो है अपनी जो है फाइनेंशियल हेल्थ उनकी कंपनी खराब थी। तो मैं ये चल रहा हूँ कि ठीक है 50% जो है लोग कर जाते हैं, 50% का रिस्क लेके चलता हूँ कि इसमें 50% रिस्क है मेरे पैसों का, बट 50% मैं सेफ भी हूँ। तीसरा जो रिस्क है वो है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी में मैं चल गया चलो ठीक है यार मैं तो निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स उठाऊंगा और मैं किसी में जाता ही नहीं, स्टिल इसके अंदर भी रिस्क हम लेंगे कि 30 से 40% जो है इसमें भी हम जो है इसको रिस्क कंसिडर करके चलेंगे। हो सकता है कि कोई मार्केट क्रैश कर जाए, फॉर एग्जांपल अडानी के कोई स्टॉक्स अगर वो क्रैश कर जाता है, अडानी बैंकरप्ट हो जाते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस बैंकरप्ट कर जाते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, बट स्टिल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई एक बैंक हो गया, कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गए, इतने सारे बैंक है, वोडाफोन हो गया, ये क्रैश कर गए, तो यहाँ पे बंदे जो है फटाफट निकलने की कोशिश करेंगे। देखो जिन लोगों को नॉलेज होती है ना, अगर आपके पास आपका 1 लाख, मैं हमेशा कहता हूँ अगर 1 लाख कोई लेके बैठा है तो उसके ऊपर 1 करोड़ वाला बैठा है, 1 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ वाला बैठा है, और जो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, वो अपने पैसे को ऐसे ही लगा के नहीं बैठा, उसको पहले ही पता चल जाएगा मार्केट के अंदर रिस्क है तो पहले ही निकल जाएगा। अगर मान लो कोई अगर एबीसी कंपनी कोई क्रैश करती है या एबीसी के अंदर कोई डिफॉल्ट आता है तो बंदा पहले ही अपना पैसा स्टेक लेके निकल जाएगा, 50% 60% जो भी 100% स्टेक अपना लेके निकल जाएगा। उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा उसके ऊपर पड़ेगा जो बाद में बचे हुए हैं जो कि है रिटेलर, पैसे वो लोग लेके निकल जाएंगे, अब बाद में जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा रिटेलर में। अब रिटेलर्स तो बेच ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल इसको लेके चलते हैं कि 1 लाख स्टॉक्स है ठीक है, 1 लाख स्टॉक अंदर है, एक बंदे के पास 80,000 स्टॉक है, बाकियों के पास डिवाइडेड है 20,000 स्टॉक। अगर वो 80,000 वाला बंदा लेके निकल जाएगा और 20,000 वाले बेचेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई खरीदने वाला बचेंगे, क्योंकि जिसके पास 80,000 है वो वैसे ही लेके निकल चुका। ये 20,000 के जो आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, इन्हीं के अंदर जो है लिक्विडिटी काफ़ी कम हो जाएगी। उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तीसरा जो चीज़ है वो ये है रिस्क को प्रायोरिटाइज करना। रिस्क प्रायोरिटाइज करना, रिस्क को प्रायोरिटाइज करना, रिस्क प्रायोरिटाइज करना कि आप जो है रिस्क को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। जो आपके हाथ में है आप उसी को ही कर सकते हैं, आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उस पर आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपके हाथ में अब तक आप समझ चुके होंगे आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मार्केट रिस्क को ही कंट्रोल करना। आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिस्क पे ही काम कर सकते हो।
मार्केट रिस्क के अलावा एक पर्टिकुलर रिटेलर किसी पे भी काम नहीं कर सकता। आप क्रेडिट रिस्क पे कभी काम नहीं कर सकते। क्रेडिट रिस्क का मतलब कोई डिफॉल्ट कर रहा है। तो लिक्विडिटी रिस्क पे आप काम नहीं कर सकते। लिक्विडिटी रिस्क मतलब पैसे अंदर जो है वो फ्लो कम है। बेशक आप इनकी जो है अकाउंट स्टेटमेंट पढ़ के समझ सकते हैं, बट आपके हाथ में नहीं है इनको कंट्रोल करना। मार्केट रिस्क आपके हाथ में है, बाइंग सेलिंग आपके हाथ में है, ठीक है। मार्केट रिस्क के अंदर होगा ना, बाइंग सेलिंग आपके हाथ में, टेक्निकल की वजह से, फंडामेंटल की वजह से आपको पता चल रहा है कि चार्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। बट क्रेडिट रिस्क की कौन सा बंदा कब डिफॉल्ट कर जाए वो आपको नहीं पता। ऐसे तो नहीं ना कि भविष्यवाणी हो जाएगी, आप रात को सो रहे दिन में चल रहा है फलाना जो है आज क्रैश करके जाएगा, फलाना जो है डिफॉल्ट करके मार्केट से भाग जाएगा, ये बंदा वहां से भाग जाएगा, आज ये बंदा कर्जे में डूब जाएगी, आज ये कंपनी अगले 1 साल में कर्जे में डूबने वाली है, इस कंपनी बंद होने वाली है, इस कंपनी के अंदर फ्लो कैश फ्लो होने वाला, इनकी सीईओज की लड़ाई होने वाली है, ठीक है। कंपनी के अंदर ये सब फाइनेंशियल इशू, क्रेडिट इश्यूज में आ जाते हैं। अब आपको नहीं पता मार्केट में कौन सा बंदा डिफॉल्ट कर सकता है, कौन सा बंदा क्या कर सकता है। हो सकता है अच्छे अच्छे बंदे डिफॉल्ट करके भाग जाते हैं जब जो है उनके ऊपर आती है। तो क्रेडिट रिस्क को आप बिल्कुल भी जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पता है कि क्रेडिट रिस्क है, 50% क्रेडिट रिस्क है मेरे पैसे के ऊपर, बट मैं इसको पर्सनली कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर हाँ मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए, अंबानी अडानीस हो गए, ये लोग जो है किसी कंपनी में भी जा सकते हैं, उनका पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है फ्लो चार्ट देख सकते हैं, क्या क्या सीन चल रहा है, क्या क्या सीन नहीं चल रहा, ठीक है। ये सब चीज़ वो चीज़ देख के उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट एज अ पर्टिकुलर रिटेलर, एक जो सिंपल रिटेलर बैठा है हम जैसा, जो लाख 2 लाख 20-30 लाख लेके बैठा है, जो एक उम्मीद में बैठा है कि हमारा पैसा जो है करोड़ों में हो जाएगा। आज मैं एक ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद करके बैठा हूँ कि मैं जो है डेली इतना पैसा कमाऊंगा, डेली 500 रुपये कमाऊंगा, 1000 कमाऊंगा, 2000 कमाऊंगा, 20-30 हज़ार कमाऊंगा, इतना पैसा मैं इन्वेस्ट लेके बैठूंगा, इतना पैसा मैं स्टॉक्स में डालूंगा, इतने पैसों को प्लेज करूंगा, इतने से ट्रेड करूंगा, इतने से ये करूंगा। वो बंदों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, वो क्रेडिट रिस्क को नहीं ले सकता। लिक्विडिटी रिस्क भी आपके हाथ में नहीं है, बस आपको पता कर सकते हो कि जैसे कि मैंने कह दिया कि निफ्टी 50 में खेलना था, निफ्टी 50 में खेल सकते हो। लेकिन कोई बंदा है उसको पता है कि मान लो कि बीच में ईवी का सेक्टर आ रहा था कि ईवी चलेगा, ईवी चलेगा, तो बहुत लोग छोटी छोटी कंपनियां देख रहे थे जो ईवी को सपोर्ट कर रहे थे, ईवी के लिए काम कर रहे थे। अब उनको नहीं पता उसके अंदर रिस्क है या नहीं है। लोग बैटरीज पे काम कर रहे थे, टायर्स पे काम कर रहे थे, पेंट्स पे काम कर रहे थे, वो छोटी छोटी चीज़ें देख रहे थे, छोटी छोटी कंपनियां, ताकि उनको जो है छोटे पैसा एक जो है बड़ा पैसा में बदल जाए। अब वहाँ पे उसको नहीं पता कि लिक्विडिटी उसमें होने वाली है नहीं होने वाली, उसका पैसा बढ़ेगा या डूबेगा ही, क्या वो आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, ये चीज़ जो है उसके हाथ में नहीं है। और अगर कोई मार्केट में फोल्ड कर गया, डिफॉल्ट कर गया, कोई अपना पैसा बेच के चला गया, फॉर एग्जांपल इलेक्शन के टाइम में जिन बंदों को पैसा बनाना था वो एक दिन पहले ही बना के निकल के सेल करके निकल गए, और अगले दिन मार्केट में जो हुआ हाल, रिटेलर्स का हाल हुआ, 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे आ गए। सब ने कॉल की उम्मीद कर रखी थी, सबने बाइंग की साइड पर कर रखा था, और कई लोगों का जो है डिफॉल्ट हुआ था। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इस दिन अवॉइड करना मार्केट के लिए। अगर आप मेरी मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको कहा था कि जो है इलेक्शन के टाइम पे अवॉइड करना, जब मैंने आपको बनाई थी। स्टिल जो हुआ अब हुआ, तो वहाँ पे जो है आपको नहीं पता लिक्विडिटी है या नहीं है, कोई जो इस चीज़ पे जो है आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उम्मीद करूँगा कि आप जो है निफ्टी के ही स्टॉक्स उठाएंगे और आपको जो है इफेक्ट पड़ेंगे। स्टिल उनमें भी जो है फॉल्ट आ सकता है, वो भी जो है आपको इश्यू क्रिएट कर सकता है, बट एज अ पर्टिकुलर आप इन पे भी काम नहीं कर सकते। आप ये 2 चीज़ है जिस पे आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, जो कि है क्रेडिट रिस्क और दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। आप कभी भी किसी भी स्टॉक्स की लिक्विडिटी नहीं बढ़ा सकते। कई लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, डेली के जो है इनफ्लो बढ़ाने के लिए, कई लाखों शेयर का हेर फेर होता है, बाई सेलिंग होते हैं दिन में, तब जाके किसी स्टॉक की एक अच्छी लिक्विडिटी आती है। ऐसे नहीं कि आप मुझे 100 शेयर आज खरीद लिए, कल 100 शेयर वापस बेच दिए, परसों फिर 100 शेयर खरीद लिए, फिर 100 शेयर बेच दिए, तो उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं होता। मार्केट के अंदर जो है काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की जो है लिक्विडिटी को चेंज करने के लिए। तो अब आपको पता चल गया, आपने जो है रिस्क प्रायोरिटाइज कर लिया कि अब मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, जो कि है मार्केट रिस्क को कंट्रोल करना। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को ही प्रायोरिटाइज करूंगा, मैं सिर्फ इसी पे ही काम कर सकता हूँ, क्योंकि क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क मेरे पास नहीं है। अब फैक्टर जो आता है, मेन फैक्टर, जो कि हमने अब 30 मिनट 35 मिनट तक हमने लगा के समझा कि रिस्क बेसिकली होता क्या है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। अब जो मेन चीज़ आ रही है वो आएगी रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन यानी कि आप कह सकते हो रिस्क सॉल्यूशन, कि मेरे पास सॉल्यूशन क्या है अब इन चीज़ों को करने के लिए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन अब जो चीज़ होगी मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक बंदा ट्रेडिंग के लिए है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे के लिए है, ऑप्शंस के लिए है, फ्यूचर्स के लिए है, स्टॉक्स के लिए है, एवरीथिंग आप जो है इसको यूज़ करेंगे। हर चीज़ में आपको पता होना चाहिए। तो रिस्क का सॉल्यूशन क्या है, मिटिगेशन क्या है, अब हमको किस तरीके से जो है मार्केट में काम करना है। अब हमको पता चल चुका है 3 चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रही है, वो है मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क।
अब ये 3 चीज़ें हमें दिमाग में घुस चुकी है कि ये 3 इफेक्ट करेंगे। उसके बाद एट द एंड मुझे पता चला कि क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क है तो सही, बट मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं ऐसे कुछ कर ही नहीं सकता। और जब मैं किसी चीज़ में कुछ कर नहीं सकता तो वही मैं क्यों बेमतलब की टेंशन लूँ, फालतू की सिरदर्दी क्यों लूँ। तो मेरे दिमाग में अब ये चीज़ आती है, देखो पता होना बहुत ज़रूरी है, आप कुछ कर सको ना कर सको ये बात की बात है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आती है कि चलो मार्केट रिस्क है, अब मेरा पैसा भी है, मुझे पता है मार्केट रिस्क को कैसे काम करना है। अब मार्केट रिस्क को मैं किस तरीके से फॉलो करूँगा, मैनेज करूँगा, उसका पहला रूल है हमेशा पहला सिस्टम जो होगा आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम। फॉलो योर सिस्टम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा जो कि आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फॉलो करना है। हो सकता है आपको जो है ट्रेडिंग में ये स्टार्टिंग में लॉस कराए, ठीक है, आपका पैसा खराब होए, आपको लगे ये सिस्टम खराब है, सिस्टम बेकार है, आप पर्टिकुलर डिफरेंट यूट्यूबर्स के पास जा रहे हैं, आपके पास कभी किसी यूट्यूब से कुछ सीख रहे हैं, फिर इसका नहीं लगा, यहाँ पैसा नहीं बनना, दूसरा यूट्यूबर के पास चला गया, इससे पैसा नहीं बना, कोई बुक पढ़ने लग गए, यहाँ पैसा नहीं बना, फिर भाग रहे, भागते सारा पैसा आपका जीरो हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है आपको फॉलो करना है एक ही सिस्टम जिसको आप जो है कर सकते हो। मैं जो पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करता हूँ वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ। मार्केट एनालिसिस में आप सब जानते हैं, सबको पता है कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर ट्रेड नहीं करता। नॉलेज में सब है, मैं आपको जो है कई बार आपको बता चुका हूँ, मार्केट के अंदर डबल बॉटम बन चुके हैं, 1800 पॉइंट की रैली थी, 3200 पॉइंट की रैली थी, ठीक है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ मार्केट गैप फिल करेगा, 1200 पॉइंट कवर करेगा, 1500 पॉइंट कवर करेगा, बैंक निफ्टी ना ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, सेलिंग मत करना, मार्केट ऊपर जाएगी, बेशक बहुत अच्छी जो है सेलिंग शार्प सेलिंग आई है, कल मार्केट के अंदर बुल रैली आएगी क्योंकि पूरा फ्लैग पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, मार्केट अगली बहुत ही बेहतरीन रैली आती है और अच्छा पैसा बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से सारा पैसा बनता है, 70 to 80% हम मार्केट के अंदर सही रहते हैं, 30% हम ट्रैप होते हैं, 30% जो हमारा लॉस भी होता है। बस 70 से 80% इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को 3 साल से ऊपर हो गए सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए, मैं इधर उधर नहीं भाग रहा। स्टार्टिंग में बंदा हर एक चीज़ सीखता है, पैटर्न सीखता है, ठीक है, इंडिकेटर सीखता है, कैंडल स्टिक सीखता है, हर एक चीज़ सीखता है, बट एट द एंड उसको पता होना चाहिए उसका पैसा कैसे बन रहा है, ईजी वे, उसको क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या चीज़ उसके दिमाग में बैठ रही है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको जो है पर्टिकुलर फॉलो करना पड़ेगा एक सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 6 महीने तक जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6 महीने तक आप देख रहे हैं, आप हर एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं, बट 6 महीने के बाद आपके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए जिसके ऊपर आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक प्रैक्टिस करेंगे। बेशक आप पैसा लगाओ, बेशक आप पैसा ना लगाओ, लाइव मार्केट में उसको जरूर देखना है। बैक टेस्टिंग में तो देखना ही देखना है, बैक टेस्टिंग तो करनी ही करनी है, बट लाइव मार्केट में उसको जरूर देखना है। बैक टेस्टिंग में कहीं जो होती है, कहीं स्ट्रेटेजीज पास हो जाती है, बट जब वो मार्केट लाइव का टाइम आता है ना, लाइव मार्केट में उसको फेल हो जाते हैं। मैंने कहीं बार दिखाया है आपको, जो इंडिकेटर्स लोग सिखाते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में यही करता था ना, यार ये यूट्यूबर ने ये सिखा दिया, आज तो यार ये सीखेंगे, आज तो मूविंग एवरेज के चक्कर में है, आज तो मूविंग एवरेज लगाएंगे, आज सुपर ट्रेंड लगाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, ठीक है, इससे पैसा बनेगा, आज फिबोनाची के हिसाब से लेंगे, आज वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे। ये चीज़ें जो होती है बैक टेस्टिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी, 10 में से 9 बार पास होगी। बट लाइव मार्केट में मैंने आपको कई बार दिखाया है बिल्कुल कि कैसे इंडिकेटर टूटते हैं, कैसे बिखरते हैं, ठीक, कितनी 10 में से 9 बार जो है मैंने आपको दिखाया है। मैं 150 वीडियो बना चुका हूँ मार्केट एनालिसिस में, 100 बार मैं आपको दिखा चुका हूँ कि मार्केट में इंडिकेटर कैसे फेल हुए हैं, कैसे खराब हुए हैं, ठीक है। 50 एक कद वो लग जाते हैं, तुक्के लग जाते हैं, बस स्टिल डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, आपको एक पर्टिकुलर फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम। 6 महीने तक ट्राई करो, हर एक चीज़ ट्राई करो, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ इससे सीख लिया, उससे सीख लिया, बेशक करो, बिल्कुल करो, सीखो, करो, बट एट ए टाइम आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। अगर आप शेयर मार्केट में कंसिस्टेंटली काम करना चाहते हो, लंबे पीरियड टाइम के लिए करना चाहते हो, अगर आप आए हो कि ठीक है यार 1 लाख ही ट्राई करके चले जाएंगे, तो उसके लिए जो है आपको सब कुछ ट्राई करो, हार होर के जीरो करके आपको जाना है तो वैसे भी जाना ही है, ठीक है। तो एक चीज़ को ट्राई करो, पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए आपका, पर्टिकुलर एक फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आप जो है 2-4 दिन करके 1 महीने करके आप उस पर बैठ जाओ। हमेशा आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, हमेशा आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। आपको जो है स्ट्रैटेजीज का मतलब मैं किस तरीके से समझाऊँ आपको। स्ट्रैटेजीज मतलब कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मैं कैसे कटूँ, मेरा लॉस हो रहा है तो मैं उसको कैसे बचाऊँ, कैसे उसको करूँ, ठीक है, कैसे डाइवर्सिफाई करूँ, कैसे कुछ करूँ, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है स्ट्रैटेजीज का। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि आप जो है 2-3 चीज़ों के साथ जो है 2-3 चीज़ें ऐड कर दी, उसके बाद ही जो है आप एंट्री बना रहे हो। अब आप कह रहे हो कि इंडिकेटर भी मेरा कह रहा है बुल है,
ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट भी ले लिया, यहाँ पे भी बुल साइड पे आ रहा है और मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया। ठीक है, ये तीन चीज़ें मुझे फॉलो करिए। अब जो है मैं घुस रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजीज है कि मेरी 3 स्ट्रैटेजीज थी, मैं इन तीनों पे काम करता हूँ। तीनों ने मुझे कह दिया एंट्री बना, अब मैंने एंट्री बना दी। अगर ये नहीं कहेंगे, इन दोनों इनमें से कोई 2 भी अगर मुझे मना करेंगे तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, एक भी फेल होगा तब भी मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। अब तीनों ने मुझे ओके कहा है, अब मैं बेशक घुस जाऊंगा, बेशक हो जाए मेरा लॉस। ये है एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। इसी बात पे डिपेंड करते हैं, इसी बात पे आपको पता होना चाहिए कि हमेशा आपको डिफाइन होनी चाहिए आपके पास कि एंट्री कब बनानी है। कभी भी मुंह उठा के एंट्री नहीं बनाई जाती। 9:15 बजे उठ गया, मार्केट ने पैसे लगा दिया मेरे पास 1 लाख रुपए, कल 9:15 बजे उठ के मार्केट ने पैसे डाल दूंगा किसी भी स्टॉक में, किसी भी चीज़ में, किसी भी ट्रेंड में, किसी भी इंडेक्स में। ऐसा नहीं होता। हमेशा आपके पास एंट्री डिफाइन होनी चाहिए कि मेरे को एंट्री कब बनानी है। एंट्री मैं कब बनाऊंगा? अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो ये ब्रेकआउट मान लो कि यहाँ पे 100 पे ब्रेकआउट है और जो है मेरी एंट्री कब बनेगी? क्या मैं 90 पे एंट्री बना लूँ? हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेके नीचे गिर जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे गिर जाए। तो एंट्री कब बनानी है ये हमेशा को पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी भी एंट्री बना दो, ठीक है। ये वो नहीं है कि ठीक है मुझे तो 20 साल के लिए पैसा लगाना है, ठीक है। जो बंदा इस मूड में बैठा है कि 20-30 साल के लिए पैसा लगाना है, वो बंदा कभी भी उठ के मार्केट में पैसा लगा सकता है किसी भी अच्छे स्टॉक के अंदर, फंडामेंटल्स और टेक्निकल की नॉलेज रखने के बाद, समझने के बाद। बट जो एक स्विंग ट्रेडर है, जो एक इंट्राडे का ट्रेडर है, वो एंट्री अननेसेसरी ऐसे नहीं बना सकता। हम भी जो होते हैं इंट्राडे के लिए खेलते हैं, और आपने देखा होगा मैं एज एन ऑप्शन सेलर ओके में राइटिंग करना पसंद करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड करता हूँ। और जैसे कि आपने देखा होगा मैं एंट्री और एग्जिट हमेशा मेरी पोजीशन होती है। मैं ये नहीं कहता कि कल यहाँ एंट्री कर लेंगे, कल वहाँ एंट्री कर लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ इसको ब्रेक करेगा तब हम एंट्री करेंगे, उसको ब्रेक करेगा तब हम एंट्री करेंगे। मार्केट एनालिसिस जो नहीं देखता जरूर देखिए। तो एंट्री हमेशा डिफाइन होनी चाहिए। एंट्री के साथ साथ होना चाहिए हमारा टारगेट डिफाइन। एंट्री तो डिफाइन कर लिया आपने, अब आपको कहाँ पे गिरना है, अब आपको कहाँ पे जाके निकलना है। कई लोगों का टारगेट ही नहीं होता। मार्केट 100 पे है, 100 से 150 चली जाएगी, फिर वापस 100 पे आ जाएगी, उनको निकलते ही नहीं है। वो एक इमोशनल अटैच कर लेते हैं कि भाई इस स्टॉक में तो जिंदगी भर पैसा मारेंगे, इस स्टॉक में तो जिंदगी भर पैसा खिलाते रहेंगे इसको। तो बेशक मार्केट हर बार 100 से 120 जाए, वापस 100 पे आ जाए, 150 जाए, वापस 100 आ जाए, लेकिन जो है निकलने का नाम ही नहीं लेते। तो हमेशा जो है आपका एक टारगेट, पर्टिकुलर टारगेट आपके पास डिफाइन होना चाहिए कि मैं जो है कब मार्केट से निकलूंगा। अगर मेरे पास 100 पे है, अगर मैं 100 पे खरीद रहा हूँ तो मैं 150 पे निकल जाऊंगा, 200 पे निकल जाऊंगा, इतने पॉइंट पे मैं निकल जाऊंगा। अब ये नहीं कर सकते कि मैं तो लाइफ टाइम पैसे लगाऊंगा। इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे वो दूर हो जाइए। इन्वेस्टर्स की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, ये स्विंग ट्रेडर्स की बात हो रही है। और जो है कहते हैं एक जो है इंट्राडे प्लेस की बात हो रही है। टारगेट जो होता है हमेशा डिफाइन होना चाहिए। अगर कोई बंदा इन्वेस्टिंग भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है 20-30 साल के बाद, उसके पास भी टारगेट होना चाहिए कि मेरा पैसा कितना डबल हो, मैं डबल पे निकालूंगा, ट्रिपल पे निकालूंगा। उसको एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ तभी होल्ड करके रखना है। अननेसेसरी की होल्डिंग, किसी तरीके की इमोशनल होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। टारगेट डिफाइन हो गया तो उसी के साथ साथ आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन होना चाहिए। स्टॉप लॉस भी डिफाइन होना चाहिए। इसकी गलती मैंने क्या करी थी मैं ये बताता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है, कब मेरे को निकलना है। 100 का शेयर है, अगर मैं 150 पे अगर मैं निकलूंगा तो 50 पे भी निकल जाऊंगा। अगर ये मेरा टारगेट है तो इतना लॉस लेके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, 50 पे आ जाएगा। अभी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने पेटीएम का स्टॉक्स लिया था 1200 में, ऑलमोस्ट 500-600 में जो है काटा। लमसम मैं बता रहा हूँ, मेरे को आइडिया में 4-5 साल पहले ये हरकत करी थी, तो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। इसी के अराउंड मैंने 1200-1300 समथिंग के आसपास जो है पेटीएम के स्टॉक्स लिए थे। 1200-1300 या 1500 लमसम इसी के आसपास लिए थे। और 500-600 में जो है 400-500-600 के आसपास जो है मैंने काटे थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था भाई मुझे लॉस काटना कहाँ है, मेरे स्टॉप लॉस है कहाँ, मुझे निकलना भी है नहीं निकलना। मैं भी इसी उम्मीद में था कि मैं छोड़ दूंगा इसको लेके। उसके बाद जो है मैंने 1-1.5 साल का लॉस में काट लिया, ठीक है। जब मेरा जो है दिमाग सर का, जब मुझे नहीं काटना चाहिए था, फिर 600 से 900 हो गया था, स्टिल मैंने जो है काट दिया था, ठीक है। मार्केट के अंदर उसको जो है स्टॉप लॉस ले लिया था। मार्केट को वहाँ से टॉप पे यहाँ निकलते हुए बॉटम निकला, टॉप पे एंट्री नहीं बॉटम पे एग्जिट किया। ये गलतियाँ हर एक बंदा करता है, बेशक वो रिटेलर्स क्या इंट्राडे में करे, स्विंग में करे, इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट में भी आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। आप आग बंद करके हर महीने हर साल पैसा नहीं डाल सकते। अगर मार्केट धीरे धीरे कोई 2000 का शेयर है, वो अगले साल 1900 का हो गया, अगले साल 1800 का हो गया, अगले साल 1700 का हो गया, धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो अब आपको आग बंद करके बेवकूफ़ की तरह उसमें पैसा नहीं डालना। वहाँ से टाइम आ गया, या तो एग्जिट कर दो या तो होल्ड कर दो, मार्केट कर दो या तो होल्ड कर दो। अब कई लोग कहते हैं अरे यार मार्केट 2000 का था, अब मार्केट आ चुका है 1000 में, अब डालता हूँ मैं पैसा और, ताकि जैसे ही मार्केट वापस से 2000 पे आएगा मेरी तो सारी की सारी रिकवरी हो जाएगी। ये चीज़ नहीं होती। मैं भी आपको स्टार्टिंग में ये बोलता, जिस शेयर्स में हिम्मत है 50% गिरने की, वो आगे और 50% गिर के दिखा देगा आपको। अननेसेसरी के गिरती छुरी को नहीं पकड़ना है। वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ये जो है
डायलॉग है नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, गिरती छुरी को कभी भी नहीं पकड़ना। अगर वो 1000 पे आ रहा है तो आपको जो है एग्जिट करना है, पैसे को निकालने के लिए 500 तक का वेट मत करो कि 500 पे निकालूंगा, उसको जो है निकालो। स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग पोजीशन साइजिंग, सब कुछ तो बाद में होगा, टारगेट बाद में होंगे, स्टॉप लॉस बाद में होंगे, पोजीशंस टारगेट बाद में होंगे। मेन फैक्टर जो इफेक्ट पड़ता है वो है पोजीशन साइजिंग। आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए? अगर आपकी मेंटली औकात बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है, कोई एज अ फ्रेंडली बोलता हूँ, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आपकी मेंटली कैपेबिलिटी, मेंटली औकात है, अगर आपकी मेंटल औकात है एक लोट लेने की, एक शेयर खरीदने की, और आप ले रहे हो 10 शेयर, 10 लोट या 10 शेयर ले रहे हो, अगर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो 10 रुपये ऊपर गई, ठीक है, मान लो 1000 रुपये ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई तो आप खुश हो जाओगे, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यही 10 शेयर अगर जो है 1000 पर नीचे गिर गई तो आपको जो है 10,000 का नुकसान भी होगा। वहाँ पे आप लोग फड़फड़ाने लग जाओगे, बिल्कुल भी जो है अपने फंडामेंटल्स पे बिलीव नहीं रखोगे, टेक्निकल पे बिलीव नहीं रखोगे, ठीक है, अरे क्या है ये क्या नहीं है, आपका दिमाग काम करना ही बंद कर जाएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे, सोचने के काबिल ही नहीं रहोगे। वहाँ पे आप फटाफट भागोगे, कैसे करके उम्मीदें रखोगे, होप रखोगे, काश मार्केट ऊपर चल जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। वहाँ पे फिर जो है आप ये चीज़ें करने लग जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन चीज़ों से बचने के लिए होती है हेजिंग। हेजिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्ट करता है आपके लॉस को झेलने के लिए, आपके लॉस को कवर करने के लिए, जिसके अंदर आगे हेजिंग हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। डाइवर्सिफाई क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, इनको डिटेल में समझते हैं। देखो डाइवर्सिफाई हो गया कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और अब आपको पता चल चुका है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर इतना है, तो डाइवर्सिफाई का मतलब हो गया कि मैं जो है अपना जो 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो एक स्टॉक में ना रखते हुए 10 स्टॉक्स ले लेता हूँ, 10-10 लाख सब में डाल देता हूँ, ठीक है, 5 स्टॉक ले लेता हूँ, 20-20 लाख सब में डाल देता हूँ, 50 स्टॉक्स ले लेता हूँ, 1-1 लाख सब में डाल देता हूँ, ताकि अगर 5-6 बंदे भी डिफॉल्ट कर जाए, 10-15 बंदे भी डिफॉल्ट कर जाए, मेरा बाकी पैसा सेव है, मेरा बाकी पैसा कंपाउंडिंग की तरह बढ़ता जा रहा है, वो मुझे रिटर्न अच्छे दे रहा है, और बाकी के जो डिफॉल्ट कर गए उन सबको जो है रिकवर कर दिया। डाइवर्सिफाई इसको कहते हैं। इसमें कोई एक बहुत डायलॉग भी है कि नेवर पुट एग्स इन अ सिंगल बास्केट, सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डालो, अपने अंडे जो है यानी जो पैसा है अलग अलग बास्केट, यानी कि अलग अलग जो है शेयर्स में डालो, अलग अलग स्टॉक्स में डालो, अलग अलग चीज़ें जो है उसको करो। अब ये चीज़ ट्रेडिंग के लिए नहीं है कि आप जो ट्रेडिंग भी इसी तरीके से करने लग जाओ कि डेली कभी उसमें खेल रहे हो, बैंक निफ्टी में, कभी निफ्टी में, कभी मिड निफ्टी में, ये जस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। डाइवर्सिफाई आपको करना पड़ता है। हेजिंग जो इंपॉर्टेंट है ये आ जाती है ट्रेडिंग के अंदर, ये ट्रेडिंग की लैंग्वेज है, ये इंटरडे के लिए, स्विंग के लिए आ जाते हैं। अब हेजिंग क्या चीज़ होती है, हेजिंग क्या होती है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑप्शन जो है राइट कर लिया, मैंने किसी शेयर ले लिया, कोई शेयर ले लिया रिलायंस का, फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर ले लिया, वो चल रहा है 2200 का, रिलायंस का शेयर चल रहा है 2200, 2500 का, 2800 का ले लो, 2800 का चल रहा है, ठीक है। अब मैंने जो है ऑप्शन सेलिंग कर दी, मैंने जो है 3000 पे जो है राइट कर दिया। राइट मतलब मैंने 3000 पे जो है कॉल की पोजीशन को राइट कर दिया। ये ऑप्शंस के अंदर है, किसी चीज़ को समझ नहीं आ रहा, अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो जो है मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, बट पहले समझो। अब मैंने जो है 2800 पे जो है बाय कर लिया और वहाँ पे जो है 3000 पे जो है पोजीशन को राइट भी कर दिया। अगर मार्केट अब यहाँ से गिरता भी है तो मेरे को ये पैसा कमा के देगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो मेरे को ये पैसा कमा के देगा। इसको कहते हैं हेजिंग। आपने जो है सेव कर लिया। आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पोजीशन राइट कर दिया, मार्केट 150 पे है, आपने 300 पे पोजीशन राइट कर दी, यहाँ पे जो है आपने 50 पे राइट कर दी, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा आएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो भी पैसा आएगा। बस 300 50 के तोड़ता हुआ जब तक अगर नहीं जाएगा, मार्केट बेशक 299 पे आ जाए, बेशक 51 पे आ जाए, आपका सारा का सारा प्रीमियम डीके हो जाता है ऑप्शन सेलिंग में और आपको जो है पैसा देखने को मिलता है। इसको कहते हैं हेज करना, यानी कि हेज करना, अपने शेयर्स को प्रोटेक्ट करना। मार्केट ऊपर जा रही है तब भी पैसा कमा रहे हो, नीचे जा रही है तब भी पैसा कमा रहे हो। इंटरडे पर्पस के बताता हूँ, इंटरडे में क्या है, आपने कोई स्टॉक्स ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है अडानी के कोई स्टॉक्स ले लिए, अडानी के स्टॉक्स आपने बाय कर लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय कर ली, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पैसा मेरे पास है और मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में अब आप क्या कर सकते हो, मार्केट में बाय तो है ही, यहाँ पे जो है अगर आपको लग रहा है तो ये नहीं आंख बंद करके कर देना, अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरने वाली है, अब आपने जो है यहाँ पे शेयर्स को जो है इंट्राडे के लिए सेल कर दिए, यानी कि राइट कर दी। डेली बेसिस पे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट आपका सिस्टम कहना चाहिए नहीं कि आंख बंद करके सेल कर दिया। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो अडानी के शेयर्स तो आपके है ही, ये आपको प्रॉफिटेबल कर रहा है। बस फिर अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपने इंट्राडे के लिए राइटिंग कर ही रखा है, ये आपको पैसा कमा के देगा और एट द एंड आपको या तो न्यूट्रल कर देगा या प्रॉफिटेबल रखेगा। इसको कहते हैं हेज करना, इसको कहते हैं पैसे को बचा के रखना। लास्ट चीज जो होती है कि जो बहुत लोगों को पता नहीं होती, वो होती है अपने शेयर्स के, जिनके बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, छोटे मोटे नहीं कर सकते, वो होते हैं इंश्योरेंस करवा लेते हैं।
अपने पोर्टफोलियोज का, ठीक है। इंश्योरेंस भी होते हैं, कई ब्रोकर्स जो होते हैं ये देते हैं, पर्टिकुलरली मेरे को ऐसा पर्टिकुलर नहीं पता इंश्योरेंस कैसे करते हैं, जस्ट मैंने जो है सुना हुआ है, मैंने समझा हुआ है, गूगल पे ही पढ़ा हुआ है कि मार्केट में जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, लाखों करोड़ों के जो पोर्टफोलियोज होते हैं, लोग उनका इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ताकि अगर मार्केट के अंदर किसी तरीके का वॉर आ गया, डिजास्टर आ गया, मार्केट क्रैश करी या कुछ भी हो गया, तो उनका पैसा जो है सेफ हो जाए। और लास्ट चीज़ जो होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट को वो परसेंटेज वाइज लेना, या जो है एक कैलकुलेशन के हिसाब से लेना, जिसको हम कहते हैं कि अगर मार्केट जो है 100 पे है तो मैं 150 पे काटूंगा, या जो है 50 पे रखूंगा। ये हो गया मेरा 1:1, ठीक है। दूसरा होगी या तो जो है मैं इसको 200 पे काटूंगा, या जो है 50 पे काटूंगा, तो ये हो गया 1:2। इस तरीके से जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने पड़ते हैं। कि क्या होगा, जैसे मैंने अगर कोई 10 रुपये का शेयर लिया है, इसको मैं 20 पे बेचूंगा, 30 पे बेचूंगा, या 40 पे बेचूंगा, सिंस खरीद 0 पे जो है मैं इसको काट दूंगा, यानी कि 0 पैसा रहेगा जान दूंगा, तो ये कितना हो गया 0:20, ठीक है। अपने हिसाब से आप कर लेना। ये हो गया 30:0, ये हो गया 40:0, ये हो गया कितना हो गया 1:2, 1:3, 1:4 के हिसाब से जो है आपका एक टारगेट आपको जो है देखने को मिलता है। लोग जो है इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके इस हिसाब से भी ट्रेड लेते हैं। मैं पर्टिकुलर इस हिसाब को फॉलो नहीं करता, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। इस हिसाब से मैं पर्टिकुलर नहीं करता, मैं करता हूँ परसेंटेज वाइज, ठीक है। मैं खेलता हूँ परसेंटेज में खेलता हूँ। मैं जो है परसेंटेज में काटना पसंद करता हूँ। मेरा जो होता है 1 से 3% के बीच में होता है, टारगेट 1 से 3% के बीच में लूंगा, लॉस भी 1 से 3% के बीच में लूंगा, ट्रेल करता रहूंगा। हो सकता है 6% भी काट दूं, हो सकता है 8% भी काट दूं। महीने में ऐसे कई दिन होते हैं कि 6% पे करता हूँ, इक्का दुक्का दिन ऐसा भी हो जाता है कि 8% पे भी करता है प्रॉफिट, बट लॉस जो है 3% पे काट दूंगा। वहां पे किसी तरीके की इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। लॉस 3% का है तो काट के चुपचाप निकल जाऊंगा, अगले दिन फिर से खेलेंगे। जब तक हम हैं तब तक मार्केट है, जब हम नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगी। तो जब तक हम हैं तब तक खेलेंगे। आज अगर लॉस हो गया तो कल फिर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो कल के दिन फिर एंट्री बनी जाएगी। बट आज 3% कट गया तो चुपचाप मार्केट से मैं बाहर आ जाता हूँ। ये जो है मेरा सीन है। अगर मार्केट फिर रिवर्स कर जाती है तो फिर एंट्री बनाता हूँ, फिर अगर 3% में काटते तो 3% में काट देता हूँ। और 2 ट्रेड मेरे मैक्स टू मैक्स होते हैं, दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं लेता। नहीं जो मैं इससे ज़्यादा आपको मैं एग्जीक्यूट करने के लिए कहता हूँ। आपके पास जो है कितने जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या कुछ है पर डे कितने जो है ट्रेड आपको लेने ही हैं। तो वीडियो को हम यहीं पे एग्जिट करते हैं। अब आप समझ चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट के कितने फैक्टर्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट को मतलब एक मार्केट को किस तरीके से कौन कौन सा रिस्क जो है अटैच करते हैं, कौन कौन से फैक्टर पे मार्केट डिपेंड करती है, आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसके पीछे बेवकूफ़ की तरह भागो मत, जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो उसको बेवकूफ़ की तरह छोड़ो मत, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप अपने दिमाग में रखिए, इन चीज़ों को जो है समझ के चलिए। सेम इंट्राडे के लिए भी है, सेम जो है स्विंग के लिए भी है, सेम जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। वीडियो को यहीं एग्जिट करते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। वीडियो पसंद आई है तो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, टारगेट फटाफट अचीव करिए। वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू।